Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Uncovering Chemistry. We are discussing about the chemical kinetics, class 12th chapter 4. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में वो किया है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए और यूनिट्स क्या क्या हो जाएंगी। और इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जिसमें मतलब जो कोई जैसे सिमिलर से रिएक्टेंट्स थे लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट था। कुछ रिएक्शंस ऐसी पढ़ी थी हमने जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंट ऑर्डर शो करती हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफरेंट ऑर्डर शो करती हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अलग ऑर्डर शो करती हैं और अनकैटलाइज्ड कंडीशन में अलग ऑर्डर शो करती हैं। तो अब जो अपना टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपने पढ़ा है हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेट कांस्टेंट का मतलब जो दूसरा नाम है वो हमने पढ़ा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मीन्स रिएक्शन रेट अंडर स्पेशल कंडीशंस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वो स्पेशल कंडीशंस क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी 1 मोलर या यूनिटी। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होगी उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर ऑन विच रिएक्शन रेट एक्चुअली डिपेंड, एंड दैट पावर जो ऊपर पावर आएगी वो कैन बी कैलकुलेटेड बाई एक्सपेरिमेंट्स ओनली। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इस पावर को मेजर कर सके, डिटरमाइन कर सकें। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर जीरो, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रेट की यूनिट आपको पहले से पता है कि हमेशा के लिए फिक्स होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, और पर यूनिट टाइम वो सेकंड हो जाएगा। तो मोल पर लीटर पर सेकंड रेट की यूनिट होती है। यहाँ पे ए टू पावर जीरो ये यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर 1, ये सिंगल कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है। ये कंसंट्रेशन है जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। तो रेट के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड, के इंटू कंसंट्रेशन की यूनिट यहाँ पे मोल पर लीटर। इससे अगर आप डिराइव करेंगे तो ये आएगा पर सेकंड, के की यूनिट आएगी पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कई बार क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दिया जाता है कि रिएक्शन आपको सैम्पल रिएक्शन दे दी जाएगी, सपोज कीजिए ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट्स एंड द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कुछ वैल्यू देके, और उसके पीछे सिंपल यूनिट लगा दी जाएगी। उस यूनिट की हेल्प से हमें क्या करना होता है? हमें फाइंड आउट करना होता है कि हम वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर में देखिए रेट इज इक्वल टू के ए टू स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो उसकी रहेगी यूनिट रेट की, के और मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप डिराइव करेंगे तो के की यूनिट जो आएगी रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड आएगी, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। यानी कि जनरल में आप क्या कह सकते हैं कि जो के की यूनिट होगी वो किसके इक्वल होगी? कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस एन और टाइम टू माइनस इनवर्स, टाइम टू पावर -1। टाइम का इनवर्स रहेगा सभी में, सेकंड इनवर्स, अगर टाइम मिनट में होगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर, और 1 टू पावर एन, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कई बार स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये पढ़ने में एक जैसे लगते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन, सिंपली रेट और रेट कांस्टेंट, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूजन में ले लेता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रेट ऑफ ए रिएक्शन अलग चीज़ है, रेट कांस्टेंट अलग चीज़ है। रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, और रेट कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन ही, लेकिन कब? जब कंसंट्रेशन यूनिमोलिकुलर हो, यानी कि यूनिमोलिकुलर नहीं 1 मोलर हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। यहाँ रिएक्टेंट्स आएगा। यूनिट जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड होती हैं। यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर के साथ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ चेंज होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, द रेट ऑफ ए रिएक्शन चेंजेज एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज।
जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जाएगा। शुरू में रिएक्शन हो सकता है फास्ट हो, धीरे धीरे क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होती जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट अंटिल द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन की। इसके लिए मैं थोड़ा सा बेस बनाऊंगा आपके लिए कि आप ये समझिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो दो टाइप की हो सकती है। या तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी जिसमें एक सिंगल स्टेप होगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमने आगे एग्जाम्पल ले रखे हैं इसके स्पेस पे। और दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। मतलब जैसे अगर आपको ए से डी बनाना है तो वो 4 स्टेप्स में मान लीजिए होगा कि ए टू बी बनेगा, पहले बी से फिर सी बनेगा, सी से डी बनेगा और मतलब डी फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ईच, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन इटसेल्फ। ये कॉमन सी भी बात है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है, यानी कि उसका इंडिविजुअल स्टेप तो सिंगल स्टेप है और सिंगल स्टेप की रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन तो सिंगल स्टेप में हो रही है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिसाइड उसी स्टेप से होगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन होंगी उनमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेगा वो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा। स्लोएस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। आगे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। होता क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी होता है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनते हैं। ये कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे हम आगे कि कोलिजन थ्योरी में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब बनते हैं जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। ये आगे का फैक्टर है कि कोलिजन कितनी एनर्जी के साथ होना चाहिए, उनका क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये हम आगे एक छोटा सा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना ध्यान रखते हैं कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से बनता है। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, यहाँ ये वर्ड जो है ये एक क्वेश्चन को सोल्व करेगा। यहाँ पे कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली विद ईच अदर टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर मान लीजिए उसमें एटम्स हैं तो कितने एटम्स, आयंस हैं तो कितने आयंस, या मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली विद ईच अदर टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे ये वर्ड मैंने आपको अभी बताया है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रीजन बीइंग के आगे कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ अभी। तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस ही हैं जो सिंगल स्टेप में हो रही है, उनमें सीधा एक स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप में होंगी, ए से बी बनेगा, बी से सी और फिर सी से डी बनता है, तो अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो इंडिविजुअल स्टेप है वो एलिमेंट्री स्टेप होगा और उसके लिए फिर मॉलिक्यूलैरिटी की सिग्निफिकेंस बन जाती है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, देखिए ये पॉइंट ध्यान देने का है क्योंकि आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। मैं आपको मैकेनिज्म लिखने का बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। तो उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे वही उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। विद द चेंज इन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी चेंज। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, कैटलिस्ट को यूज करते हैं या विदाउट कैटलाइज्ड रिएक्शन करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कि कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ये आगे हम डिफरेंस में भी पढ़ेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो एक डिफरेंस ही बनेगा कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन तो टेम्परेचर, प्रेशर के साथ साथ चेंज हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज ए होल नंबर। आपको पता है कि 2.5 मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड करेंगे नहीं, या तो मॉलिक्यूल्स 2 कोलाइड करेंगे या 3 करेंगे, यानी कि होल नंबर में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो कोलाइड करते हैं उन्हीं को हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स हैं, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के 3 एग्जांपल्स लिए हैं मैंने जो सिंगल स्टेप में हो जाती हैं। N2O5 है, डिसोशिएट हो जाएगा 2NO2 + ½ O2 में।
तो इसके लिए ऑर्डर भी 1 होगा, मोलिकुलरिटी भी 1 होगी, यहाँ सिंगल मोलिक्यूल है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन। ये मैंने आपको एक स्पेशल एग्जांपल भी लेके समझाया था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जब O3 आएगा और O2 आएगा, सिमिलर रिएक्टेंट्स है, सिर्फ O3 और O2 का फ़र्क है। यहाँ भी ऑक्सीजन है लेकिन ट्राई ऑक्सीजन की फॉर्म में है, यहाँ डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में है। ट्राई ऑक्सीजन वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, डाई ऑक्सीजन वाला थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड का, एक मॉलिक्यूल ओजोन का, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसके लिए मॉलिकुलरिटी भी 2 हो जाएगी और ऑर्डर भी 2 है। देखिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। और थर्ड रिएक्शन 2NO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाई ऑक्सीजन, 2NO2 बनाएगा। इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी भी 3 है, 2 मॉलिक्यूल्स ये और 1 ये, 3 हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। और यहाँ पे ये इसका ऑर्डर भी 3 है, 2 + 1, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको हम ट्राई मोलिकुलर या टर्मोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, मैकेनिज्म का मतलब क्या है? मैकेनिज्म का मतलब है कि जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है उनको हमें लिखना होता है। वो किन किन स्टेप्स में से वो रिएक्शन मतलब स्टेप वाइज मैनर में, जिससे कि वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बाई विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। यानी कि आपको इंडिविजुअल स्टेप लिखना है उस मैकेनिज्म में। द आउट ऑफ वेरियस स्टेप द स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि रेट को डिसाइड करने वाला उन मल्टीपल स्टेप्स में से, एक से ज़्यादा स्टेप में से जो रिएक्शन रेट को डिसाइड करेगा वो कौन सा स्टेप होगा? स्लोवेस्ट स्टेप होगा। उसके बाद है द स्पीसीज इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि अगर हमें रेट लो एक्सप्रेशन दिया है किसी रिएक्शन का, एक रिएक्शन कंप्लीट दे दी जो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज़्यादा स्टेप में होगी, और उसका रेट लो एक्सप्रेशन हमें दे दिया, तो क्या करेंगे हम? उससे हम उसका मैकेनिज्म डिराइव कर सकते हैं। और उस पर ध्यान देने के लिए क्या होगा? द स्पीसीज इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल डिसाइड द रेट लो एक्सप्रेशन एंड जनरली फॉर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन में जो स्पीसीज उसकी स्लोवेस्ट स्टेप में होती है ना, वही उसका रेट लो एक्सप्रेशन डिसाइड करेंगी, यानी कि रेट को डिसाइड करेंगी। और रेट को डिसाइड करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो रेट लो एक्सप्रेशन होता है। एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हाउ टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सबसे पहले है कि अगर 2 चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली तो ये कि आपको मैकेनिज्म दिया हो और आप उससे क्या निकाल सकें? रेट लो एक्सप्रेशन निकाल सकें। दूसरा है रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है आपको और आपको उसे मैकेनिज्म लिखना है रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एग्जांपल्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको रेट लो एक्सप्रेशन दिया है तो आप मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द स्पीसीज गिवन इन द रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन में जो स्पीसीज दी हुई हैं उनके साथ हम शुरू करेंगे। देखिए इस मैकेनिज्म हाउ टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन में मैं आपको साथ साथ एक रिएक्शन को सोल्व करवाते हुए चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द स्पीसीज गिवन इन द रेट लो एक्सप्रेशन इन द स्लोवेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज द स्लो स्टेप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक रिएक्शन है 3ClO नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू ClO3 नेगेटिव एंड 2Cl नेगेटिव। ये कंप्लीट रिएक्शन थी, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इसमें क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के ClO नेगेटिव का स्क्वायर, यानी कि 2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, यानी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपको रेट लो एक्सप्रेशन से पता लग गया। और क्वेश्चन ये है हमारा कि राइट द मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का हमें क्या करना है? मैकेनिज्म लिखना है। तो यहाँ से हमारा आंसर देखिए कैसे स्टार्ट होगा। रेट लो एक्सप्रेशन में ClO जो ये स्पीसीज़ हैं, ये 2 स्पीसीज़ हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं से शुरू करें। स्टार्ट विद द स्पीसीज गिवन इन द रेट लो एक्सप्रेशन। क्लियर है? आगे देखते हैं। और ये स्लो स्टेप होगा, क्या बनेगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। हमने जो रेट लो एक्सप्रेशन में स्पीसीज दी हुई थी उनसे स्टार्ट कर दिया, उनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो, उसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट में चाहिए कुछ उस तरीके की स्पीसीज बनाएं, और अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो कुछ ऐसी इनअप्रोप्रिएट लेस स्टेबल स्पीसीज बना लें जो अगले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कि आप पहले स्टेप में अगर उन स्पीसीज को जो अनस्टेबल हैं, लेस स्टेबल हैं और फाइनल रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, अगर आप उनको ये कह लीजिए कि आप प्रोडक्ट साइड लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट करने के लिए उनको आप रिएक्टेंट की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो ये बस 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इनमें आपको देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप तो फाइनली आपको Cl नेगेटिव बनाना है। अगर आप यहाँ पे Cl नेगेटिव जो फाइनल रिएक्शन का हिस्सा है वे ये बना लेते हैं, तो इसके अलावा इनमें क्या बचता है?
इनमें ये बचता है ClO2 नेगेटिव। चार्ज बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन का ये फर्स्ट जो स्लो स्टेप है ये। अब सेकंड स्टेप में हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ देखिए फाइनल रिएक्शन तो हमारे पास क्या है, 3ClO नेगेटिव विल गिव यू ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये चाहिए हमें। अब 2Cl तो हो चुके हैं, ClO नेगेटिव तो है, वो 2 स्पीसीज तो इंक्लूड हो चुकी हैं, यानी यहाँ पे एक स्पीसीज और आएगी, प्लस ये जो चीज़ थी हमने एक्स्ट्रा बनाई थी, इसको कैंसिल आउट करना जरूरी है, तो ये ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली Cl नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव बन जाएगा, नेट रिएक्शन ये हो जाएगी, और इस रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप लिख सकते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एक रिएक्शन आपको दे रखी है कि 2NO2 प्लस F2 2NO2F, ये फाइनल रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन दे दिया, रेट इज इक्वल टू K NO2 पावर 1 और F2 पावर 1। तो हमें मैकेनिज्म लिखना है, हमें पता है स्लो स्टेप में हमें क्या करना है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, स्लो स्टेप में आप उन दोनों स्पीसीज़ को या उन सभी स्पीसीज़ को इंक्लूड करेंगे जो आपके रेट लो एक्सप्रेशन में लिख रखी हैं, NO2 प्लस F2। इससे हमें कुछ रेलेवेंट स्पीसीज़ बनानी है, जो फाइनल रिएक्शन क्या है हमारी, 2NO2 प्लस F2 2NO2F, ये बनाना है। तो हमें कोशिश कीजिए कि इससे NO2F बन जाए और बाकी एक F अनस्टेबल बचेगा। इसको हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो NO2 प्लस F, क्योंकि हमें 2NO2 चाहिए थे फाइनल रिएक्शन में, अभी तक हमने एक ही लिखा था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। F2 यूज हो चुका है, एक NO2 बचा हुआ था और एक इसको कैंसिल करना है वो, और ये NO2F, ये यहाँ से क्या बन जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, हाउ टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।